नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग की जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 चल रहा था उसका आज थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग केंद्रीय सूचना आयोग, उसके प्रावधान हम लोगों ने देख लिए थे पिछले वीडियो में। केंद्रीय सूचना आयोग आज की वीडियो में देखेंगे, इसके साथ साथ राज्य सूचना आयोग देखेंगे और इसमें 2019 में क्या संशोधन हुआ है सूचना के अधिकार अधिनियम में, वो वाला पार्ट हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, पेपर पे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज के वीडियो में आपका सूचना का अधिकार अधिनियम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका दो टॉपिक बचेगा, एक वाटर शेड वाला और एक टॉपिक है बैंकिंग वाला, ठीक है, जो बैंकिंग की भूमिका जो है वो वाला टॉपिक। तो इसके बाद आप लोगों का 80% जो ग्रामीण विकास का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और कुछ योजनाएं बचेंगी, ठीक है, तो वो मैं धीरे धीरे करके उस चीज़ को कोशिश करूँगा कंप्लीट कराने की। मैंने कुछ कमेंट्स देखे, उसमें एक दो लोगों का कुछ कमेंट्स था, पहले भी आ चुके थे लेकिन अभी एक दो कमेंट और आया था कि क्या आप जो चीज़ें बता रहे हैं वो सफिशिएंट है पढ़ने के लिए। तो मैं उसका जवाब यही देना चाहूँगा, देखिए कि मैंने जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था एग्ज़ाम को लेके और जो पिछले पेपर का एनालिसिस था वो करके मुझे जितना लगा, और मेरे पास उस समय जब मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया 19 अप्रैल से मैंने स्टार्ट की है और डेली ये वीडियो आ रहा है, एक भी दिन वीडियो गैप नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब मैंने जिस दिन कोई टॉपिक को पढ़ाया उस दिन जितना सोर्स मेरे पास अवेलेबल था, जितना मुझसे हो पाया, मेरा 100% दे के मैंने वो डाटा को कलेक्ट किया, चीज़ों को कंपाइल किया और उसके बाद सिस्टमेटिक वे में आपको यहाँ पर बताया। मुझसे जितना हो पाया मैंने अपना 100% दिया है। कुछ वीडियो के लिए सर 7-7 घंटा मैंने मेहनत किया है, 7 से 8 घंटा मेहनत करके एक वीडियो आया है आपका आधे घंटे का और पौन घंटे का, ठीक है। तो इतना एफर्ट डालने के बाद, ठीक है, जो मुझसे हो पाया मैंने किया, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं से कुछ अब से क्या होगा कि अब बुक्स आना स्टार्ट होगी मार्केट पे और भी आपको कुछ जगह मिलेंगी जहाँ पे आपको क्लासेस मिलनी स्टार्ट होंगी, तो आप कंपेयर करेंगे उस समय। तो बात यह है कि आप इस बात से कंपेयर करिएगा कि जिस डेट पे मैंने पढ़ाया, क्या उस डेट पे आपको उतना सिस्टमेटिक वे में वो कंटेंट अवेलेबल था जो आपके पास आज नोट डाउन है और अब जिसको आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस बात को भी तो ध्यान देना चाहिए आपको। आप अगर मुझे समय इतना ही होता, आज से 1 महीना बाद अगर मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए कंटेंट ऑब्वियसली टाइम है तो मेरे पास ज़्यादा अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो अब जो जिस दिन मैंने पढ़ाया उसके बाद अगर कोई आपको उसके बाद कोई बुक्स आता है या किसी जगह से आपको और कुछ चीज़ें मिलती हैं, आप ऐड कर लीजिए सर। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। कोई भी टीचर आपको ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ फिक्स्ड कि ये आने वाला है और ये नहीं आने वाला है, कोई भी आपको नहीं बता सकता। या मैंने जो बोर्ड पे लिख दिया है वही चाहेगा, उसके बाद कुछ नहीं आएगा, ये चीज़ आपको कोई बोल सकता है? कोई भी टीचर कभी नहीं बोल सकता। हम आपको वही चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं, पिछले पेपर का एनालिसिस करके किस लेवल तक पेपर गया था तो थोड़ा सा ऊपर अप करके आपको चीज़ों को बता दें। योजनाओं में, इंदिरा आवास योजना में जितना प्रावधान था, जितना अवेलेबल डॉक्यूमेंट था गवर्नमेंट के साइट पर, जितना डला हुआ था उतना ही ना मैं आपको चीज़ बताऊंगा। अलग से प्रावधान उसमें थोड़ी ना ऐड कर दूंगा मैं आपके लिए, है ना। जितना डाटा था मैंने आपको कुछ डाटा, अब मेरे को जितना इंपॉर्टेंट लग रहा था वो नोट करवाया, उसके बाद भी मैंने आपको सोर्स बताया या फिर मैं डालने वाला हूँ जो आपको, अगर वो डाटा पढ़ सकते हैं आप वो डाटा पढ़ सकते हैं। मैंने आपको पूरा चीज़ें अवेलेबल कराई कि ठीक है, आप अगर ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं आप ज़्यादा पढ़िए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आप देखिए, जो लिखवा सकता था वो लिखवाया, आपको सोर्स बताया मैं। यहाँ से जाके आप और पढ़ सकते हैं, अदर स्टेट का पढ़ सकते हैं, वो भी पढ़ लीजिएगा। जिसको जितना कैपेसिटी है आप उतना मेहनत कर सकते हैं। मुझसे जितना मेहनत हो पाया, मैं आप लोगों के लिए जितना परसेंटेज दे पाया अपने समय निकाल के, उतना मैंने एफर्ट लगाया, ठीक है। अगर आप लोग को कल के डेट पे कुछ और चीज़ें मिलती हैं, आपके पास 80-90% तो कवर रहेगा, कुछ 2-4-5%, 10% चीज़ें और मिलती हैं, उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा सर, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है, वो आप लोगों का सिलेक्शन होता है, मुझे बहुत खुशी होगी उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो उसमें कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको जैसे जैसे चीज़ें कुछ और मिलती जाएंगी आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। मुझसे अगर होगा तो मैं ऐड करवा दूंगा, क्या दिक्कत है उसमें। तो जो 98% लोग, 98% लोग इस बात के लिए सपोर्टिव हैं, थैंकफुल हैं कि मैंने आप लोग के लिए एफर्ट डाला है, उन लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो 2% लोग इस बात को सोच रहे हैं कि क्या पता सर जो पढ़ाए हैं वही आएगा या नहीं, उन लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। आप लोग जैसा जिस तरीके से अच्छे से बनता है, मुझसे जितना बन पड़ा मैंने करवाया। आप लोग को अगर कोई दूसरे सोर्स से मिलता है आप दूसरे सोर्स से भी उसको नोट डाउन कर लीजिए, आपका नोट्स तो प्रिपेयर्ड है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने केंद्रीय सूचना आयोग हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताया था 2 तरीके का सूचना आयोग होता है, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। तो केंद्रीय सूचना आयोग में
स्थापना हुई थी 2005 में, केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आयोग की स्थापना तो केंद्र सरकार ही करेंगे, तो केंद्र सरकार के द्वारा 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। इसका काम क्या होता है? तो स्वतंत्र निकाय है। देखिए इंडिपेंडेंट बॉडी किसको बोलते हैं? स्वतंत्र निकाय वो होता है जो डिपेंड नहीं होता है, ठीक है, मतलब कि उसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होता है, किसी का पावर उसके ऊपर कोई किसी का प्रभाव नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है। जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर उसका प्रभाव नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी जाति, धर्म, समुदाय, किसी का भी कोई इफेक्ट नहीं है उसके ऊपर, ठीक है, वो चीज़ें इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। तो दो प्रकार के निकाय होते हैं, एक जैसे कि चुनाव आयोग है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो जो डिसीजन लेगी सबको मानना पड़ता है, ठीक है, तो कोई भी उसमें पॉलिटिशियन का प्रभाव नहीं होता है उसमें, ठीक है। अब ये व्यवहारिक है कि नहीं है वो एक अलग मुद्दा है, उसमें अगर रहता है कि नहीं कोई पॉलिटिकल विल, मतलब पॉलिटिक्स का प्रभाव रहता है कि नहीं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट बॉडी जैसे बनाया जाता है वैसे ही इसको बनाया गया है केंद्रीय सूचना आयोग, क्योंकि यहाँ पर शिकायत करते हैं लोग, तो अगर कहीं पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट इस पर रहेगा, ठीक है, पॉलिटिक्स इसमें अगर इन्वॉल्व रहेगी तो वो लोग फेयर डिसीजन दे नहीं पाएंगे, इसलिए इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया है इसको। तो स्वतंत्र निकाय है जो इसमें दर्ज शिकायतों की जाँच करता है। आपको अगर कोई दिक्कत होगा, मैंने कल बताया था कि 30 दिन के भीतर सबसे पहले प्रथम अपील अधिकारी से कंप्लेन किया जाता है, फिर उसके 30 दिन के भीतर क्या केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से अपील करोगे, उसके बाद फिर क्या हाई कोर्ट पे जाओगे, सुप्रीम कोर्ट पे जाओगे, वो मैंने आपको कल बताया था, उसको देख लीजिएगा, ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं वो। तो स्वतंत्र निकाय है जिसमें दर्ज शिकायतों की जाँच करता है एवं उसका निराकरण करता है। आप इस पर जब प्रथम अपील अधिकारी के बाद आप जब इसके पास शिकायत करोगे तो ये उन शिकायतों की जाँच करेगा और उसका निराकरण करेगा। आप इसके भी पास ये दिक्कत है आपको तो कोर्ट जाओगे आप, ठीक है। केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यालयों किसकी जांच करता है? केंद्र सरकार की जांच करेगा। केंद्र शासित सरकार से संबंधित कोई दिक्कत है तो केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यालयों, केंद्र सरकार के अधीन कार्यालय या केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यालय, वित्तीय संस्थानों, ठीक है, जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक सेक्टर आदि के बारे में शिकायत और अपीलों की सुनवाई करता है ये, ठीक है। उसके बारे में कोई दिक्कत है आपको, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कोई डॉक्यूमेंटेशन आप निकलवाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं दे रहे हैं वो लोग, वो सब चीज़ों की सुनवाई केंद्रीय सूचना आयोग करता है, उससे रिलेटेड कंप्लेन की सुनवाई करता है, ठीक। समझ गए इसका काम। इसकी संरचना क्या होगी, स्ट्रक्चर, मतलब इसमें कौन अध्यक्ष रहेगा, कौन, वो सब चीज़ें, कितने लोग शामिल रहेंगे, वो सब चीज़ें इसमें बताएं। अध्यक्ष कौन रहेगा? एक मुख्य सूचना आयुक्त रहेगा, ठीक, एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त, तो टोटल कितने लोग रहेंगे? 11 लोग इसके बॉडी में, एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त। सभी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसकी सलाह पे करेगा? तो समिति की सिफारिश पर एक समिति गठित की जाएगी जिस समिति में 3 लोग रहेंगे। उस 3 समिति के लोग राष्ट्रपति को ये सिफारिश करेंगे, ये सजेशन देंगे कि आप इनकी नियुक्ति करिए करके, तो राष्ट्रपति उनकी सलाह पर क्या करेगा? इन लोगों की नियुक्ति करेगा, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की। समझ गए आप लोग? यहाँ पे पूरा लिखना है आपको। सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिश पर। समिति में कौन कौन? प्रधानमंत्री रहेंगे, ठीक है, एक विपक्ष का नेता रहेगा और एक रहेगा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। तो प्रधानमंत्री जो नॉमिनेट करेगा, जिसको एक मनोनीत और निर्वाचित का मतलब समझते हैं ना, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दो एक अलग चीज़ें होती हैं। देखिए, निर्वाचित का मतलब जिनका चुनाव लड़के जो लोग जीत के आए रहते हैं, और मनोनीत का मतलब जिनको सेलेक्ट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, तो वो मनोनीत। तो प्रधानमंत्री द्वारा एक जन का सेलेक्ट किया जाएगा, एक कोई कैबिनेट मिनिस्टर को, ठीक, तो कैबिनेट मिनिस्टर क्या रहेगा? इसका समिति का सदस्य रहेगा। अब ये तीनों लोग मिलकर राष्ट्रपति को क्या करेंगे? सिफारिश करेंगे कि इनकी आप नियुक्ति करिए करके, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? इसकी फिर ये मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। समझ गए ये पूरा स्ट्रक्चर? अब इन लोगों की जो नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, उसमें क्या क्या योग्यताएं देखनी चाहिए? तो क्या क्या योग्यता देखा जाएगा? पहला, सामाजिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, सोसाइटी में काम किए हुए होने चाहिए वो लोग, मतलब कि देश से वाकिफ होने चाहिए, ठीक है, मतलब देश की दशा दिशा और स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ क्या दिक्कत है, ये सब चीज़ों से परिचित होने चाहिए। तो सोसाइटी में जो काम किए रहते हैं, ग्राउंड लेवल पे जो काम किए होते हैं, उन लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। तो सोसाइटी के लेवल पे काम किए होने चाहिए, पर सामाजिक जीवन का पर्याप्त क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। दूसरा, विधि, विज्ञान एवं तकनीक, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन का विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। तो लॉ का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, सामाजिक सेवा, सोशल वर्क, प्रबंधन, है ना, पत्रकारिता, ठीक है, और जनसंचार या प्रशासन का विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। ये सब चीज़ें उनके पास होनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, कोई भी संसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, और कोई भी विधानमंडल, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दोनों क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, इसका कोई भी सदस्य, यानी सांसद नहीं होना चाहिए, और सांसद नहीं होना चाहिए और विधायक नहीं होना चाहिए, सीधा बात।
चौथा, लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। लाभ का पद से आप लोग समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन नहीं है। लाभ का पद का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा पद जो यानी कि जैसे कि आप देखिए कोई भी सरकारी अधिकारी का जो पद है वो लाभ का पद के अंतर्गत आता है, जैसे कि आईएएस ऑफिसर हैं और जो जितने भी ऐसे पद जिसके लिए वेतन दिया जा रहा है वो सब लाभ के पद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वो लाभ का पद धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये लाभ के पद का मतलब समझ गए आप लोग। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, सरकारी नौकरी, वो लाभ का पद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, व्यापार या उद्यम नहीं होना चाहिए, या फिर उनका बिजनेस नहीं होना चाहिए अपना खुद का, तो ये होना चाहिए। लाभ का पद नहीं होना चाहिए मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होना चाहिए और उद्यम नहीं होना चाहिए, व्यापार और उद्यम नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं अगर जिसमें योग्यता होती है वो जो बनता है सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त, उसकी नियुक्ति ये 3 लोग उसकी सिफारिश करते हैं, राष्ट्रपति उसके बाद उसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक, केंद्रीय सूचना आयोग का काम वाम सब समझ गए आप लोग, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा भाई। कार्यकाल एवं सेवा शर्तें, मतलब इनका ये जो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त रहेंगे उनका कार्यकाल कितना रहेगा, उनकी सेवा की शर्तें क्या क्या रहेंगी, क्या क्या कंडीशन पे काम करेंगे। तो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त ये दोनों का मिला के बता रहे सबका। ठीक, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो ये कार्यकाल होगा। मतलब जैसे कि कोई सूचना आयुक्त 62 साल का है, ठीक, तो 5 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, याद रखना जो पहले हो। अब इसका 5 वर्ष का कार्यकाल पहले पूरा होगा कि 65 वर्ष का कार्यकाल पहले पूरा होगा। तो इसको 65 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने में कितना साल लगेगा, 3 साल। तो भले ही 3 साल लगा हो लेकिन 65 वर्ष पहले पूरा हो गया ना, तो 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं करेगा। समझ गए आप लोग। तो 62 साल का है तो 65 साल, तो 5 वर्ष या 65 वर्ष। अगर 65 वर्ष पहले पूरा हो गया तो फिर 5 साल कार्यकाल पूरा करना जरूरी नहीं है। इन दोनों में से जो पहले पूरा होता है, 65 साल पहले पूरा हो गया तो उसका कार्यकाल कितना साल का रहेगा, 3 साल का रहेगा। अब अगर 60 साल में अगर ज्वाइन किया है मान लो जाए, तो क्या 65 साल और 5 साल दोनों का पूरा कर लेगा। ठीक है, तो जो पहले पूरा होगा वो चीज़ उतना रहेगा उसका कार्यकाल, या तो 5 वर्ष पहले पूरा हो जाएगा तो वो, और या 65 वर्ष अगर पहले पूरा होता है तो वो जो पहले होगा उतना उसका कार्यकाल होगा। समझ गए आप लोग ये चीज़। पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं है, एक बार जो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त बन गया है वो दोबारा वो इस पद पे नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये 3 इसकी शर्तें हैं, इसको भी ध्यान रखना। उसके बाद राष्ट्रपति पद से हटा सकता है, ये कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करेगा, ये लोग को पद से हटा देगा। पहला, दिवालिया, नैतिक चरित्रहीनता है ना, और लाभ का पद धारण कर रहा है अगर, तब हटा देगा। या शारीरिक रूप से अक्षम होगा। दिवालिया मतलब वो एक तरीके से समझिए कि बैंक लोन है उसका, उसको पटा नहीं पाया, बर्बाद हो गया, तो उस तरीके के। नैतिक चरित्रहीनता, ठीक है, अगर वो एथिकली सही नहीं है तब। लाभ का पद धारण करता है तो मैं बता ही चुका हूँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं इसको। और शारीरिक रूप से अगर अक्षम हो गया है तो किसी तरीके से विकलांग हो गया है, कुछ हो गया, तो उस तरीके की सिचुएशन पे उसको राष्ट्रपति हटा सकता है। दूसरा, सिद्ध कदाचार या अक्षमता। ठीक, सिद्ध कदाचार या अक्षमता का मतलब क्या होता है, अक्षमता मतलब तो अगर कहीं काम करने में समर्थ नहीं है तब। सिद्ध कदाचार का मतलब क्या होता है कि उसका वो किसी चीज़ में भ्रष्टाचार में लिप्त है। ठीक है, सिद्ध कदाचार का मतलब भ्रष्टाचार कर रहा है या फिर अक्षम है, तो राष्ट्रपति इसके केस को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेगा और सुप्रीम कोर्ट अगर दोषी पाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में अगर दोषी पाया जाता है तो हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, हटाने का पावर राष्ट्रपति के पास है। ये सिद्ध कदाचार का दोषी पाया जाता है, अक्षमता का दोषी पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में वो केस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में अगर वो दोषी साबित हो गया तो उसको कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ को याद रखना और पूरा लिखना इसको, इसको मैं शॉर्ट पे लिखा हूँ। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा केस, सुप्रीम कोर्ट में अगर दोषी पाया जाएगा तो राष्ट्रपति उसको हटा देगा। नेक्स्ट, मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसी के समान सारे वेतन भत्ते एवं अन्य शर्तें। इसमें कैसे आएगा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी किस कारण से राष्ट्रपति पद से नहीं हटा सकता, तो 4 रहेगा, 3 इस या रहेगा, एक अलग रहेगा, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। निम्न में से किस कारण के कारण राष्ट्रपति से पद से हटा सकता है, इस तरीके की चीज़ें इसमें आ सकती हैं। तो सिद्ध कदाचार या अक्षमता ये तो हो गया। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जितना वेतन भत्ता और वो मिलता है वो इसको भी मिलता है। और अन्य सूचना आयुक्त के, यहाँ पे पूरा लिखना है आपको, अन्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें निर्वाचन आयुक्त के समान रहेंगी। याद रखना, मुख्य निर्वाचन, मुख्य ये मुख्य सूचना आयुक्त है, इसके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान रहेगी, और अन्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें निर्वाचन आयुक्त के समान रहेंगी। जैसे कि इलेक्शन कमीशन होता है ना, उसमें भी एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और उसके बाद अंदर में अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, तो उसी तरीके से इसमें होगा।
ठीक है। अब इनके वेतन में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मतलब बढ़ाया तो जा सकता है लेकिन इनका वेतन कम नहीं किया जा सकता। ठीक, ये चीज़ भी है। तो ये हो गया आपका केंद्रीय सूचना आयोग। अब केंद्रीय सूचना आयोग के शक्ति और कार्य हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो केंद्रीय सूचना आयोग का शक्ति और कार्य यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूँ, सिर्फ उसको नोट करना है, मैं आपको समझाते जाता हूँ, आप लोग नोट करते जाइए उसको। ठीक है, तो शक्तियाँ एवं कार्य किसका, ये जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसका। पहला, आयोग का सबसे पहले मैं क्या बताया आपको, जांच करता है, शिकायत की जांच करता है। ठीक है ना, तो आयोग जांच करता है शिकायत प्राप्त करना और मिलने पर। तो पहला चीज लिखना आप लोग, आयोग जो रहता है शिकायत मिलने पर जांच करता है। किन किन चीज़ों की जांच करता है वो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखवाते जाता हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। पहला पॉइंट, लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति न हो पाने के कारण किसी सूचना को पाने के लिए आवेदन करने में अगर कोई असमर्थ रहा हो तब उसकी क्या करेगा, जांच करेगा केंद्रीय सूचना आयोग। दूसरा, इस अधिनियम के अधीन जानकारी देने से इनकार किया हो, किसी अधिकारी ने अगर इस अधिनियम के तहत जानकारी देने से इनकार कर दिया है तब उसकी जांच करेगा। तीसरा, समय सीमा के अंतर्गत प्रत्युत्तर न पाने वाले व्यक्ति अगर कहीं अप्लाई करते हैं, देखिए समय 30 दिन का रहता है, उस ड्यूरेशन में अगर कोई व्यक्ति क्या किया, उत्तर नहीं पाया, तब उसकी शिकायत किससे किया, मैं बताया था क्या क्या शिकायत कर सकते हैं आप केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग से। तो फिर उस कंडीशन में क्या रहेगा, इसको जांच करेगा। चौथा, यदि व्यक्ति को प्रदान की गई सूचना अपूर्ण, भ्रामक और झूठ हो, जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है अपूर्ण हो, भ्रामक हो और झूठ हो, तो फिर उसकी जांच करेगा। पांचवा, ऐसी फीस की रकम अदा करने की अपेक्षा की गई हो जो अनुचित हो, उसकी फीस की रकम क्या होती है, 10 रुपये फॉर्म का रकम होता है, उसके बाद 2 रुपये प्रति पृष्ठ लेते हैं, तो वो उससे ज़्यादा पैसा अगर लिया है तो आप इसके पास अब कंप्लेन कर सकते हैं, उसकी जाँच करेगा। तो क्या क्या चीज़ की जाँच करेगा आप लोग नोट कर लिए अच्छे से। ठीक है, तो ये उसके हुआ शक्तियाँ और कार्य। ठीक, अब एक चीज़ और नोट करना आप लोग, जो मैं कल आप लोगों को बताया था कि यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना नहीं देते हैं तो धारा और या फिर धारा 8 का गलत इस्तेमाल करते हैं तो सूचना देने से मना करते हैं, तो अपील आप किसके पास कर सकते हैं, तो प्रथम अपील अधिकारी के पास, जो वरिष्ठ अधिकारी होता है उसके पास आप अपील कर सकते हैं। तो 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं आप उसके पास। जैसे कि आपको सूचना ड्यूरेशन में, उस ड्यूरेशन में नहीं मिला जिस दौरान 30 दिन के भीतर आपको सूचना नहीं मिला, तो आप सबसे पहले किसके पास अपील करोगे, कल के वीडियो में बताया था प्रथम अपील अधिकारी के। उस जिस दिन से आपको सूचना नहीं मिला उस दिन से 30 दिन के अंदर आप अपील करोगे। उसके बाद एक चीज़ उसमें नोट करना कि उसका शुल्क रहेगा 50 रुपये उसका। जब आप अपील करोगे प्रथम अपील अधिकारी के पास तो उसका शुल्क रहेगा 50 रुपये। अगर आ गया तो ध्यान रखना इसको, 50 रुपये शुल्क रहेगा और बीपीएल परिवार के लिए वो शुल्क मुफ्त रहता है। प्रथम अपील अधिकारी के पास आपको अपील करने के लिए 50 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा, बीपीएल परिवार को मुफ्त रहेगा। ठीक है, और 30 दिन के बाद, है ना, 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर वो जानकारी नहीं दिया तो 15 दिन एक्स्ट्रा वो ले सकता है। ठीक है, अब वो 15 दिन के भीतर आपको जानकारी देगा। अब आप जब असंतुष्ट हैं प्रथम अपील अधिकारी से तो किसके पास आप कंप्लेन करेंगे, राज्य का है तो राज्य सूचना आयोग के पास, केंद्र सरकार के लिए तो केंद्रीय सूचना आयोग के पास, जिससे भी संबंधित होगा। 90 दिन के भीतर आपको जानकारी नहीं दिया तो 90 दिन के भीतर, यानी जानकारी से आप असंतुष्ट हैं तो उसके 90 दिन के भीतर आप ऊपर जाएंगे केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग से, तब उसका कितना रुपये शुल्क है, 100 रुपये शुल्क है। कितना रुपये शुल्क, 100 रुपये। बीपीएल परिवार के लिए वो भी मुफ्त रहेगा और 30 दिन के भीतर उसके बाद जो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग है उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी। तो आप टोटल अपील कितने बार कर सकते हैं, तो पहला आप अपील करेंगे जो वरिष्ठ अधिकारी रहेगा प्रथम अपील अधिकारी उसके पास, दूसरी बार आप अपील करेंगे केंद्रीय सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग के पास। तो टोटल आप अपील कर सकते हैं 2 बार। उसके बाद कोर्ट में चला जाएगा वो एक अलग मुद्दा है, आप 2 बार एडमिनिस्ट्रेशन में अपील कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, आपको देख लेना वो इसमें कितने बार आप अपील कर सकते हैं करके, तो 2 बार आप अपील कर सकते हो। ये क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और मैं आपको एक चीज़ नोट करवाना चाह रहा हूँ, उसको भी आप लोग नोट करिएगा। जो आप लोग जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट आप मिला, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कोई डॉक्यूमेंट आप निकालने के लिए गए, अब आपको 100 पेज को फोटोकॉपी करके दे दिया आपको कि आप देखने के लिए, अवलोकन के लिए मांग सकते हैं, मतलब देखने के लिए मांग सकते हैं। आप कोई सूचना को मंगाना है, 100 पेज का डॉक्यूमेंट है, आप उसको देखने के लिए मांग सकते हो कि मैं देखना चाहता हूँ, अब मेरे जो जानकारी का इसमें इन्फॉर्मेशन मेरे जो ज़रूरत रहेगी मैं उसको आपको बोलूँगा कि आप मुझे दे दीजिए करके, तो आप ऐसा करके मांग सकते हो। तो उसको अवलोकन करना बोलते हैं, देखना। ठीक है, तो उसके लिए कितना फीस लगता है उसको भी नोट कर लेना। उसके लिए लगता है 50 रुपये प्रति घंटे, 1 घंटे के देखने का लगता है 50 रुपये। ठीक है, और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को आप देखेंगे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे 5 पेज मेरे काम का है, तो 5 पेज आप फिर उसको बोलेंगे तो 5 पेज आपको फोटोकॉपी करके निकाल के दे देगा। ठीक, तो डॉक्यूमेंट को देखना है ना कि ठीक, तो वो समझ गए आप लोग, 100 पेज के लिए तो वो दे देगा, तो उसके बाद आपको देखना है उसको, तो 50 रुपये 1 घंटे का। 1 घंटे के बाद
प्रति 15 मिनट का 25 रुपये लगेगा। समझ गए? तो आप लोग जब देखना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट को, तो देख रहे हैं आप, तो क्या लगेगा, 50 रुपये लगेगा 1 घंटे का। और 1 घंटे के बाद भी आप लोग उसको देख ही रहे हैं, चेक ही कर रहे हैं, तो फिर क्या लगेगा, हर 15 मिनट का 15 मिनट का 25 रुपये लगते जाएगा। 15 मिनट का 25 रुपये, 30 रुपये, 30 मिनट का फिर 50 रुपये, फिर 25 रुपये ऐड हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर 45 मिनट का फिर 25 रुपये ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐड होते जाएगा। तो ये अवलोकन का जो ड्राफ्ट था वो समझ में आ गया। सूचना के अधिकार के तहत अध्याय नोट कर लीजिए, 6 अध्याय हैं, 31 धाराएं हैं और 2 अनुसूची है। कितने अध्याय? 6 अध्याय, 31 धारा और 2 अनुसूची। 6 अध्याय, 31 धारा और 2 अनुसूची, ये भी है। अगर पूछा तो आप लोग इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको भी आप लोग जो बताया हूँ, कार्य शक्ति और ये जो चीज़ें, जो कोचिंग चीज़ें नहीं बताया हूँ, उसको भी ध्यान रख लेना, आ सकता है पेपर में। तो ये कुछ बोर्ड पे लिखने वाला चीज़ नहीं था, इसलिए मैं आपको बता दिया, आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद राज्य सूचना आयोग देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के समान ही है। अगर आप केंद्रीय सूचना आयोग समझ गए ना, तो राज्य सूचना आयोग का कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सेम है एकदम। तो पहला चीज़ तो आप ये नोट कर लेना कि अभी स्थापना इसी समय हुआ था और कार्य जो है वो वही है, सेम। कार्य क्या है? स्वतंत्र निकाय है जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है और उनका निराकरण करता है, स्टेट लेवल पे करता है, बस, और कोई अंतर नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार सभी राज्यों ने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से सूचना का आयोग की स्थापना की। हर राज्य में एक सूचना आयोग का बना। राज्य का कोई मामला सुनना है तो राज्य सूचना आयोग सुनेगा, जैसा केंद्र रहेगा वैसी राज्य रहेगा। इसका भी संरचना कैसी रहेगी? एक मुख्य सूचना आयोग जैसे इसमें रहती थी वही अध्यक्ष रहेगा, और अन्य सूचना आयुक्त कितने रहेंगे? मैक्सिमम 10 रहेंगे, जैसे कि इसमें भी रहते हैं। तो मैक्सिमम 10 इसमें अन्य सूचना आयुक्त रहेंगे। ये लेवल स्टेट लेवल पर रहेंगे, ये लोग केंद्र सरकार के लेवल पर रहेंगे। समझ गए ना? तो ये हो गया। इसके बाद इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है समिति की सिफारिश पर। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इन लोगों की नियुक्ति, जैसे कि राष्ट्रपति केंद्र में, वैसे ही स्टेट में कौन? राज्यपाल। तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर करेंगे। अब इस समिति में कौन रहता है शामिल? प्रधानमंत्री। तो इस समिति में कौन शामिल रहेगा? मुख्यमंत्री, स्टेट का मुखिया, ये देश का मुखिया। तो विपक्ष का नेता यहाँ शामिल रहता है संसद के, यहाँ पर विधानसभा में विपक्ष का नेता शामिल रहेगा, सेम हो गया। यहाँ पर कौन शामिल रहता है? प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री रहता है, तो यहाँ मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री रहेगा। इसमें कोई नया चीज तो है ही नहीं, सेम है। अगर आप ये समझ गए तो ये तो आप समझ ही जाएंगे। योग्यता, जो 5-4 पॉइंट बताए हूँ, सेम यहाँ पे कॉपी है। आप सेम भी लिख सकते हैं या फिर इसको कॉपी करना है तो यहाँ पे कर। सामाजिक जीवन का पर्याप्त अनुभव राज्य के लेवल पे होना चाहिए। विधि विज्ञान और तकनीक का सामाजिक प्रबंधन पत्रकारिता में उसका विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ का पद धारण करना नहीं चाहिए, उद्यम नहीं होना चाहिए, व्यापारी उद्यम, वो सेम है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सूचना का अधिकार अधिनियम का केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि 2019 में इसमें क्या अपडेट हुए हैं, ठीक। तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए कि 2019 में सूचना के अधिकार अधिनियम में क्या सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019, पॉइंट डालो, सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019, अब इसमें क्या अपडेट किया गया। अगर आपको 2005 दे के पूछेगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में इन सदस्यों की मुख्य सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तब आप ये जो बताया हूँ वो डालेंगे। लेकिन अगर आप सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार इनकी नियुक्ति कौन करता है बोलेगा, तब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो वाला आएगा। पॉइंट 1 नोट करिए, 2005 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु संशोधन के तहत इसे परिवर्तित करने का प्रावधान किया गया है। ये लोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल को लिख लेना भाई, 5 वर्ष का कार्यकाल। मैं यहाँ पर बताया हूँ ना, हाँ ये बताया हूँ, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, तो इसी का संशोधन किया गया। अब क्या संशोधन किया गया, सेकंड पॉइंट में आपको बताता हूँ, जिसके अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अब तक क्या बोला था मैं आपको, ये इंडिपेंडेंट बॉडी थी, इसके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं था, पॉलिटिक्स का प्रभाव नहीं था। इन लोग को इस बात का डर नहीं था कि पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था इन लोग को। इंडिपेंडेंट बॉडी थी, 5 साल रहना, एक बार सिलेक्शन हो गया, मुख्य सूचना आयुक्त बन गया, 5 साल रहना ही है, ऐसा था। लेकिन अब केंद्र सरकार तय करेगी कि ये लोग को कितना साल रहना है। समझ रहे हैं आप? इसमें धीरे धीरे क्या आ रहा है, पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस आता जा रहा है। तो उस संशोधन से ये किया गया है। तो अब इस बात के लिए विरोध भी हुआ था उस समय बहुत, कि ये जो चीज़ें हैं वो सही नहीं हैं, ठीक है। इससे पब्लिक को नुकसान होगा, पब्लिक को जो डेमोक्रेसी है उसका मतलब कि लोकतंत्र में क्या होता है, उतना अधिकार नहीं रह जाएगा, इसमें पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस आएगा तो करके, तो उसका विरोध भी हुआ था कुछ मामले में, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रख लेना कि क्या अपडेट हुआ, ठीक है। अब उसका क्या हुआ, 5 साल कार्यकाल अब नहीं है,
वो केंद्र सरकार तय करेगी कि इसको 2 साल रहना है, कि इसको 3 साल रहना है, कि इसको 6 साल रहना है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते तथा अन्य रोजगार की शर्तें भी केंद्र सरकार तय करेंगी। पहले इनका ये सब चीज़ें शर्तें केंद्र सरकार तय नहीं करती थी। किसके समान रहता था? मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन भत्ता किसके लिए समान रहता था? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन भत्ता को आप कम नहीं कर सकते हैं, अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और अन्य सूचना आयुक्तों का निर्वाचन आयुक्त के समान रहता था। वो लोग खुद इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, निर्वाचन आयोग एक अलग से, ठीक है। तो ये लोग भी इंडिपेंडेंट थे, लेकिन अब क्या हो गया? केंद्र सरकार तय करेगी इन लोग का वेतन भत्ता, तो उसमें भी इन्फ्लुएंस हो गया पॉलिटिक्स का। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यह प्रावधान करता है कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त होते समय उम्मीदवार किसी भी अन्य सरकारी नौकरी की पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करता है तो उस लाभ के बराबर की राशि उसके वेतन से घटा दिया जाएगा। 2005 के अनुसार क्या होता है कि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त अगर कहीं ज्वाइन कर रहा है, मतलब कोई व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त हुआ, तो अगर किसी लाभ के पद से वो रिटायर हुआ है तो उसको जो पेंशन मिलता है या फिर उसको जो सेवानिवृत्ति के समय, रिटायर होने के समय जो पैसा वगैरह मिला, उतना राशि उसके इस सैलरी से कट कर दिया जाता था। पेंशन मिल रहा है 20,000, तो 20,000 रुपये उसकी सैलरी से कट कर दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही उसको दे रही है ना भाई पेंशन भी, तो डबल चीज़ नहीं मिलेगा उसको। ऐसा था पहले, ठीक है। लेकिन नए संशोधन में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, मतलब आपको पेंशन भी मिलेगा और इसका सैलरी भी अब केंद्र सरकार जैसा चाहेगी उसके अनुसार मिलेगा फिर, तो वो चीज़ें भी समाप्त कर दी गई। तो क्या समझ में आया क्या संशोधन किया गया? तो ये 3 पॉइंट जो मैं आपको बताया हूँ, वीडियो को पॉज करके या वीडियो को पीछे करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो ये संशोधन हुआ है। तो ये चीज़ें इसमें संशोधन हुई है और 3 वीडियो के साथ पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। मैंने कहा था ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो मुझे लगता है कि ये जो इतना है वो सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, जितना जिस हिसाब से पिछले पेपर्स में आया है वो पूरा क्वेश्चन आप लोग का कवर हो गया है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ भी सकते हैं। तो अगर आप लोग को मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इसका प्रॉफिट लोगों से ज़्यादा लोगों तक मिल सके। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।